नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। तो मोदी सरकार ने आज अपना तीसरा रेल बजट पेश किया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहानी सुनाकर बजट पेश करते हुए रेलवे को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने की बात कही। प्रभु ने इस बार रेल किराया और माल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। बहरहाल आज चर्चा इसी पर कि क्या प्रभु की रेल धीरे धीरे पकड़ेगी बुलेट ट्रेन की रफ्तार या फिर छुक छुक ही चलेगी भारतीय रेल। चर्चा से पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आज का रेल बजट आखिर है क्या। भारत में बजट को सेंसेक्स के आईने से देखने की परंपरा रही है। इस आईने से अगर रेल बजट को देखा जाए तो इसे संतुलित बजट ही कहा जाएगा। हालांकि रेल बजट पेश होते वक्त मार्केट में तेज गिरावट आई, लेकिन वो बरकरार नहीं रही और मार्केट का उथल पुथल किसी आम दिन की तरह ही साबित हुआ। इस बजट की खास बात ये रही कि यात्री किराया या माल भाड़े में कोई वृद्धि तो नहीं की गई, साथ ही गरीबों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के अलावा यात्री सुविधाएं बढ़ाने की कोशिशों के जरिए आम जनता को साधने की कोशिश की गई। अब आपको आम जनता के लिहाज से सिलसिलेवार बताते हैं रेल बजट की बारीकी। सबसे पहले बात मिशन 2020 की। बजट में कहा गया कि 2020 तक 95% ट्रेनों को समय पर चलाया जाएगा। मानव रहित फाटक खत्म हो जाएंगे। सभी यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलेगा। अगर बात करें यात्री सुविधाओं की तो ट्रेन की औसत स्पीड बढ़ाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की जाएगी। वैकल्पिक तौर पर बीमा की सुविधा, जनरल बॉगी में मोबाइल चार्जिंग, पत्रकारों के लिए ई बुकिंग, 408 स्टेशनों पर ई कैटरिंग, यात्रियों की पसंद का खाना, खान पान की शिकायत दूर करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट, 2000 स्टेशनों पर 20,000 स्क्रीन, हर तत्काल काउंटर पर सीसीटीवी, एमएमएस के जरिए कोच की सफाई, अगले 2 साल में 400 स्टेशनों पर वाईफाई और रेलवे के 2 ऐप के साथ ही 139 नंबर पर टिकट बुकिंग और कैंसिल करने की व्यवस्था के साथ ही सोशल मीडिया के जरिए रेल के काम में पारदर्शिता लाने और शिकायत के निवारण का इंतजाम किया जाएगा। We intend to integrate all such facility into 2 mobile apps only, one dealing with ticketing issues and other on redressal and suggestion system. Bharatiya Rail is persistently innovating to ensure responsiveness to customer requirement in all our actions. 2016 के रेल बजट में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षण के साथ सुरक्षा के लिहाज से बॉगी के बीच में आरक्षण देने का प्रस्ताव और अलग से हेल्पलाइन नंबर 182 की व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए ट्रेनों में बेबी फूड, बेबी टॉयलेट और गर्म पानी की उपलब्धता, वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोअर बर्थ के आरक्षण को बढ़ाकर 50% करने के साथ ही हर स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था होगी। 17,000 bio toilets in trains and additional toilets at 475 stations will be provided before the close of this financial year. World's first bio vacuum toilet was developed by us is being used in Dibrugarh Rajdhani Express. रेल बजट में 5 तरह की नई ट्रेनों की घोषणा की गई। इनमें से हमसफर एसी बॉगी वाली ट्रेन होगी, उदय रात में चलने वाली डबल डेकर ट्रेन होगी, तेजस सबसे तेज स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और गरीबों के लिए अंत्योदय ट्रेन होगी जिसके सारे डब्बे जनरल होंगे। इसके अलावा तीर्थ स्थानों के लिए आस्था सर्किट ट्रेनें चलाने की भी बात बजट में है। On the other hand, will showcase the future of train travel in India, operating at a speed of 130 kilometers per hour and above. It will offer onboard services such as entertainment, local cuisine, Wi-Fi, etc. बहरहाल इसके अलावे ट्रेन के विकास और विस्तार को लेकर कई योजनाओं का जिक्र है। हालांकि इस साल रेलवे को यात्री किराए में सब्सिडी के चलते 30,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन लक्ष्य है कि पिछले साल की तुलना में इस साल 10% कमाई बढ़ाई जाए। रेल की रफ्तार को स्वच्छता, मेक इन इंडिया, निवेश और पीपीपी मॉडल के जरिए मोदी के विजन से भी जोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वाजपेयी की पंक्तियों विपदाएं आती हैं, हम न झुकेंगे, हम न रुकेंगे, चलो मिलकर कुछ करें के जरिए रेलवे को नई गति का आह्वान देने वाले रेल मंत्री आने वाले वक्त में उम्मीद की पटरी पर कायम रह पाएंगे। समय के लिए आलोक द्विवेदी और अनामिका रत्ना के साथ नीरज कुमार। तो विपक्ष इस बजट को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि यह बजट नीरस है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें हिडन हैं, अब तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन जनता के लिए यह बजट नहीं है। वहीं
सत्ता पक्ष में बैठे तमाम सांसद और केंद्रीय मंत्री, खासकर नेता, इस बात को कह रहे हैं कि ये आम आदमी का बजट है, न ही किसी नेता का बजट है, न ही किसी मंत्री का बजट है और न ही किसी सांसद का बजट है। हम चर्चा इस पर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बजट है किसका, क्या ये वाकई चुनौतियों भरा बजट है और यहां पर रुककर ठहरकर संभलने के लिए आगे चीजें देखी जा रही हैं। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सुखबीर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स मेंबर हैं इलेक्ट्रिकल रेलवे बोर्ड के, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। शिव गोपाल मिश्रा, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के, हमारे साथ हैं। अजय कुमार, जो कि प्रवक्ता हैं एलजेपी पार्टी के, उनसे हम चर्चा करेंगे। मुकेश नायक, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के माफ कीजिए प्रवक्ता सुदेश वर्मा भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुदेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बजट को किस रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो लोकसभा चुनाव के पहले अच्छे दिनों की बात कही थी, अब आपका चाहे रेल बजट हो, आम बजट हो या सरकार के कोई भी फैसले हो, जनता उसे अच्छे दिनों से देखकर जोड़ती है। लेकिन इस बजट को देखकर क्या वाकई आप कह सकते हैं कि अच्छा बजट है, अच्छे दिन है? देखिए, अगर हमारे पास कोई ऐसी चाबी होती कि इसको घुमाने से अच्छे दिन तुरंत आ जाते तो हम तो बहुत पहले इसको घुमा चुके होते। लोकसभा चुनाव के पहले तो घुमा ही रहे थे। जी घूमेगा, अभी तो 2 साल हुआ है, घूमेगा बिल्कुल, वो चाबी घूमेगी और अच्छे दिन आएंगे। ये ट्रांसफॉर्मेटिव बजट है जो अच्छे दिन की ओर ले जाएगा। देखिए, 2 चैलेंजेस मेन है रेलवे के सामने, मॉडर्नाइजेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग इसलिए कि देखिए जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट हुआ है? नहीं हुआ है। 60 साल में नहीं कर पाए ये लोग, हमें वो करना है। हमें डबलिंग ऑफ लाइन करना है, नए ट्रैक्स लाने हैं, फ्रेट कॉरिडोर बनाने हैं, हमें फास्ट ट्रेन लाने हैं, जिसको आप बुलेट ट्रेन बोलते हैं, ये सब होना है। और इसके साथ साथ हमें मॉडर्नाइजेशन करना है सर्विसेज का, जो जिसका आपको इस कैलेंडर में पूरा दिख रहा है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, जिसको हमने बहुत स्ट्रेस किया है, जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू से ही किया है स्वच्छ भारत के लिए, जो टॉयलेट की बात की है। देखिए, सबसे अगर आप ऑर्डिनरी बोगी में चलें, अगर आप एरोप्लेन से नहीं चलते और ट्रेन से चलते हैं और ट्रेन में भी ऑर्डिनरी बोगी से चले, तब आपको पता लगेगा कि टॉयलेट कितनी जरूरी चीज है और कितना बड़ा मसला हो सकता है यूजर के लिए। उसमें बायो टॉयलेट्स की हमने बात की, हमने एक टारगेट अचीव किया है और नया टारगेट सेट किया है। ये सब मामूली सुधार नहीं है और इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे ये तो अलग हैं। उसमें हमने इन्वेस्टमेंट की बात की। 1 रुपया अगर आप रेलवे में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 रुपया का फायदा होता है, पूरे इकोनॉमी में कैस्केडिंग इफेक्ट लाने वाला है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही होता है, एकदम से अगर आप कुछ करना चाहें तो नहीं होता। और यह जो कंटिन्यूएशन था, तीसरा बजट था, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इसके प्रभाव आपको दिखने लगेंगे। मुकेश जी, साफ तौर पर बहुत कम होता है कि चुनौतियों का सामना किया जाए, बल्कि कोशिश ये होती है कि जनता को किस तरीके से खुश किया जाए, ये देखते हुए कि भले ही विभाग की स्थिति वो नहीं हो और वाहवाही लूटने की कोशिश की जाती है। सत्ता पक्ष साफ तौर पर यहां पर यह कहते हुए दिखाई दे रहा है कि हमने यहां पर वाहवाही लूटने की कोशिश नहीं की है, भविष्य की स्थिति बेहतर हो इसलिए इस तरह का बजट सामने रखा है। बड़ा आश्चर्य लगता है जब इस तरह की बातें करते हैं। ये कहते हैं 60 साल में कुछ हुआ ही नहीं। इनको पता है कि 2 करोड़ 30 लाख आदमी रोज ट्रेन में सफर करता है। 19,000 ट्रेनें भारत में चलती हैं, 19,000 ट्रेनें। और मनु जी, अगर 2010 से 2014 के बीच की उपलब्धियों की बात की जाए तो 2,643 किलोमीटर नई लाइनें बनी, 4,217 किलोमीटर का गेज परिवर्तन किया गया, 2,380 किलोमीटर की लाइनों को डबल लाइन किया गया, 5,929 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया गया। ये कहते कुछ नहीं हुआ। 3 मिलियन टन माल ढोने की क्षमता भारतीय रेलवे में है आज, और ये क्षमता रूस, चीन, अमेरिका के बाद केवल भारतवर्ष ऐसा देश है इस धरती पर जिसमें 3 मिलियन टन माल ढोने की क्षमता है। 2 करोड़ 30 लाख आदमी रोज ट्रेन में सफर करता है और इनकी बातों में मुझे हंसी आती है कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ। अब तो आएगी आपको, ट्रेनों का आप फ्यूचरिस्टिक नहीं थे। आपने फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा नहीं सोचा, आपने ट्रैक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किए, आपने ट्रैक मॉडर्नाइजेशन नहीं किए, नए ट्रैक्स नहीं लगाए, उसी ट्रैक को यूज किए। उसकी हम बात कर रहे हैं। आपके समय ट्रैक बनता था 4.1 किलोमीटर, हम 7 किलोमीटर के रेट से ट्रैक बनाने, आपको पता है कुछ? इस विषय पर मैं भी बोलूंगा, पूरी बात सुन लें, फिर रिएक्ट करें आप। क्या ट्रैक, क्या वो रोड कर लीजिए चाहे रेलवे कर लीजिए, हमारा जो ग्रोथ है इस कम समय में वो आप मैच ही नहीं कर सकते हैं। आपकी कोई ग्रोथ नहीं है, आपका बजट बिल्कुल यथास्थितवादी है।
केवल स्वप्नदर्शी है और भविष्य में झुंझुना पकड़ाने की कोशिश है। यही एक्सपेक्टेशन है कि आप यही बोलिए। पॉपुलर बजट दिया। मैं ये कहना चाहता हूं जी कि महानुभाव, आप एक बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, 2,30,00,000 यात्रियों के लिए जो बजट है वो कितना है भारतीय रेलवे का, देख लीजिए। लगभग 1.5 लाख करोड़ आप बता रहे हैं कि ढुलाई में और यात्री के किराए में आपको मिलता है, और मुझे बता दीजिए कि आप 98,000 करोड़ एक बुलेट ट्रेन के लिए लगा रहे हैं जिसमें केवल 1200 यात्री चलेंगे। आपको ये भी नहीं पता है कि 98,000 करोड़ बुलेट ट्रेन के लिए यहाँ से नहीं आना है, और एक जर्नी रेट से आना है। 98,000 करोड़ 1% पर लोन मिल रहा है आपकी। 1 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, 5 रुपया आपको मिलता है। लेस देन 1% के इंटरेस्ट पर 98,000 करोड़ लोन जापान से आपको मिल रहा है उस ट्रेन के लिए। आपकी अर्थव्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ना है, इससे मेटियोरिक ग्रोथ होगा। जो आप बता दीजिए, 98,000 करोड़ का लोन 1200 यात्रियों के टिकट पर आप वापस कैसे करेंगे? इसकी इकोनॉमिक्स को बता नहीं पड़ेगा। यही तो इकोनॉमिक्स अगर आप समझ जाए तो फिर आपका क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। जब मैं बोल रहा हूं आपको कि 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं रेलवे में तो 5 रुपया का मुनाफा होता है। इतनी बड़े कैस्केडिंग इफेक्ट आते हैं इकोनॉमी में। जब ये आपको चलना शुरू हो जाएगा, अहमदाबाद जो मुंबई वाला जो ट्रेन है बुलेट ट्रेन, तो आप देखेंगे। आप अगर आज जाइए, आप किसी को भी भेजिए, सुबह सुबह फ्लाइट में भेजिए, आप जाके देखिए एरोड्रम में क्या हाल है। ट्रेन से ज्यादा हुआ भीड़ है। 1000 किलोमीटर इंडियन कैपेसिटी को अंडरमाइन मत करिए। 2 साल में बना दी, कुछ नहीं हुआ 60 साल में। अवधेश जी, ये इकोनॉमिक्स जो समझाने की कोशिश की जा रही है, अर्थव्यवस्था को समझाने की कोशिश की जा रही है, इस अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं राजनीति का तड़का लगा हुआ है। इसलिए आरोप प्रत्यारोप को दौर भी देखा जा रहा है। इस बजट को लेकर आप क्या मानते हैं? लालू प्रसाद यादव ये कहते थे कि मैंने जब रेल बजट पेश किया था तो 60,000 करोड़ रुपए सरप्लस था, मुनाफे में था, और इतनी कमाई कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब ये क्या देखा जा रहा है? ऐसी स्थिति अगर रखी जा रही है तो अच्छे दिन आएंगे कैसे? नहीं, अगर लालू जी के समय में अगर इतना ही मुनाफा था तो रेलवे का श्वेत पत्र पिछले बार जारी हुआ था। उस श्वेत पत्र को देखिए कि रेलवे की हालत कितनी खस्ता थी। मैं इस रेल बजट को, मैं राजनीति से अलग अगर मानूं तो मैं इस रेल बजट को, जो सरकार की एक जिम्मेवारी है कि वो आम आदमी को हाशिए में न डाले, उसको लेकर आगे बढ़े, साथ ही साथ जो समाज का उच्च वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, जो कारोबार है, उसको विशेष सुविधा मिले, रेलवे अपने पैरों पर खड़ा हो, वो विश्व स्तरीय संरचना में तब्दील हो। तो इसके लिए एक बेहतर मतलब कल्पनाशील बजट मैं इसको कहूंगा। और उस कल्पना के साथ साथ इसमें व्यवहारिकता के तत्व भी हैं, क्योंकि इसके पहले हम बहुत सारी चर्चा, आपने भी शुरू होने के पहले आरंभ में कहा था कि इसमें रेवेन्यू कहां से आएंगे। जैसे पिछले साल का जो बजट था उसमें 8,720 जो है बताया गया कि 8,720 करोड़ रुपया हमको सरप्लस होने वाला है इस बार। तो ये एक प्लस उसमें दिखाई दे रहा है। दूसरी जो बात है कि सबसे समस्या ये आ रही है कि अगर इसको विकास का इंजन बढ़ाना है तो रेवेन्यू हम कहां से लाएंगे, सबसे जो मूल प्रश्न उठ रहा है। तो देखिए 1,84,820 करोड़ रुपया राजस्व जुटाने की इसमें बात है। ऑपरेशन रेशियो 90 रहा है, जो 92 हो गया है, 92 करना है। इसका मतलब वो एक बेहतर स्थिति है। तीसरा यह है कि LIC से मिश्रा जी इस पर बात कर रहे थे, LIC 5 लाख करोड़ रुपया 5 साल में देगी, जिसमें से 1,50,000 करोड़ रुपया वो अभी देने जा रही है। अब उसके इंटरेस्ट को लेकर सवाल है। जापान इंटरनेशनल एजेंसी जाइका जो है वो बहुत कम रेट पर, बहुत ही न्यून रेट पर निवेश करने जा रही है। FDI का जापान, स्पेन, फ्रांस, चीन के साथ समझौता हो गया। लोग कह रहे हैं FDI नहीं आएगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि अब FDI के आने की, FDI को लिए प्रोजेक्ट आपको देना है, वो उस स्पेशल प्रोजेक्ट में आएंगे। जानबूझकर इस बार बुलेट ट्रेन की घोषणा नहीं है, हाफ बुलेट ट्रेन की घोषणा हुई है, क्योंकि बुलेट ट्रेन चलाने के पहले आपको पूरी आधारभूत संरचना का निर्माण करना पड़ेगा। उसी प्रकार से राज्यों के साथ ज्वाइंट वेंचर किया जा रहा है। ये एक नई कल्पना है कि स्टेट्स को जहां मुनाफा हो सकता है, स्टेट्स भी पैसा लगाएं और रेलवे भी पैसा लगाएगा और दोनों के शेयर होंगे। साथ ही साथ सांसदों को प्रेरित किया गया है कि सांसद अपनी निधि से भी विकास के लिए पैसे लाएं। 125 सांसद आए हैं और ज्यादा भी आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये समझता हूं कि कोशिश बहुत अच्छी है। एक व्यवहारिक बजट बनाने की कोशिश है, राजनीति से बिल्कुल अलग हट करके है, क्योंकि इसमें हम पॉपुलिज्म नहीं लेना चाह रहे थे। और मेरा एक प्रश्न हमेशा उठता है कि रेलवे की जिम्मेवारी क्या है।
और उस जिम्मेवारी का वहन वह कैसे कर सकती है। रेलवे के मालिक हालत खराब है, उसकी जिम्मेवारी यह है कि बहुत साधारण शब्दों में कहूंगा कि वह लोगों को सही समय पर उनकी जेब के अनुसार के खर्च के आधार पर उनको गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाए। यही हाल देश में माल भाड़े की होने चाहिए। तो इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए उसको जो आधारभूत संरचना चाहिए वो अगर कमजोर है तो उसके लिए परिश्रम करनी पड़ेगी, उसके लिए बड़े सपने देखने पड़ेंगे। और सपने देखते हुए वो प्रयास भी करने पड़ेंगे। यानी कि साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से सुरेश प्रभु दिखते हैं, अपने आप को पेश करते हैं, लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं, वैसी ही सहजता उनके इस रेल बजट में भी दिखाई दी है। बहुत ज्यादा स्वप्न दिखाने की कोशिश उन्होंने इस बजट में नहीं की है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो चर्चा जारी रखेंगे।